मालिक, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रभु, पूरी उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बहुत सुरक्षित होगा और इस सिचुएशन में भी, जहां पैंडेमिक की सिचुएशन है, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, इसकी कामना करता हूं। देखिए, एक बात तो तय है, मोटिवेशन से स्टार्ट करूंगा। एक बात तो तय है कि अगर हमें एग्जामिनेशन देनी है, उम्मीद करता हूं कि आपके क्लासेस वासेस सारे कंप्लीट हो चुके होंगे और अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपने रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर आप नवंबर या दिसंबर 21 जब भी एग्जाम होती है उसमें अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी एग्जाम हुई है विद अ डिले ऑफ फ्यू मंथ्स। यहां पे इंस्टीट्यूट कंफर्म एग्जामिनेशन कराने के मूड में है, तो मेरे को लगता है नवंबर से मैक्स दिसंबर हो सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दो। अगर आपके क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगे तो प्लीज फटाफट अपने क्लासेस कंप्लीट कर दो एंड मैक्स बाय मे बी 25 अगस्त आपको आपके पूरे क्लास कंप्लीट कर लेने चाहिए और यहां से अपना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। जब रिवीजन करते रहोगे और डायरेक्ट एक्सेस की बात आती है तो जाहिर सी बात है, एक बात तो मन में आती ही आती है और वो आती है कि सर अमेंडमेंट्स का क्या होगा। सो आइए मैं आपको आज अमेंडमेंट्स के साथ डील करवा रहा हूं कि अमेंडमेंट्स किस तरीके से होंगे, अमेंडमेंट्स आपको कैसे करने और क्या बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और क्या इसके कुछ अलग नोट्स एंड अदर चीजें करनी है। नहीं नहीं भैया, कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है। नवंबर अटेम्प्ट के लिए, दैट इज दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी आपके बहुत फ्यू अमेंडमेंट्स है, हार्डली मतलब टाइम लगेगा हमें इसे कंप्लीट करने के लिए। सो अमेंडमेंट्स की ओर हम लोग ध्यान देंगे। कुछ बातें जो आपको बेसिक्स में फटाफट बता दूं, आप लोगों को नवंबर या दिसंबर 21 के लिए, ध्यान से सुनना, नवंबर या दिसंबर 21 के लिए जो जैसा जब भी जिसका अटेम्प्ट आ रहा है, राइट, आपको क्या क्या एप्लीकेबल है। जी हां, आपका कोई फाइनेंस एक्ट चेंज नहीं हो रहा, फाइनेंस एक्ट 2020 ही आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। सो कोई अदर चेंज इसके अंदर में नहीं है। प्लस आपको तो पता होगा टैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन एक्ट 2020 भी आया था, तो जो अदर टैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020 आया था वो आप लोग के लिए एप्लीकेबल है, वो एज इट इज आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके साथ साथ जो भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स आए होंगे, आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन या सर्कुलर 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। तो अगर आपका नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट है तो आप लोग के लिए जो भी अप्रैल तक के आए होंगे, राइट, अप्रैल तक के जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आए होंगे वो सारे आपके लिए एप्लीकेबल है। अप्रैल 21 तक के वो सारे आपके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा जी सर, एक और बात, क्या मेरा असेसमेंट ईयर चेंज हो रहा है? कई बच्चे मुझसे इतना भारी सवाल भी पूछ लेते हैं, काफी डर लगता है जब ये बच्चे सवाल पूछते हैं तो इस तरीके के। सर आप लोग के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 ही रहने वाला है, आपका असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होने वाला। सर मैंने मई के लिए बुक रेफर करी थी, क्या नवंबर के लिए कोई दूसरी बुक रेफर कर लूं? आंसर इज नो। अगर आपने मई 21 की अपडेटेड बुक यूज करी होगी सो सर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आपको वही बुक लगेंगी, प्लस ये अमेंडमेंट एक्स्ट्रा पढ़ लेना, और कोई इतने ज्यादा अमेंडमेंट भी नहीं है, तो आराम से आप ये चीज कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर है प्रभु? अच्छा जी सर, ये 3 चीजों को बेसिक्स में ध्यान रखिए और इसके आगे आप अपने अमेंडमेंट्स को शुरू कीजिएगा। राइट, अमेंडमेंट बहुत फ्यू है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, आराम कर लीजिए। कहां मिलेंगे इसके अमेंडमेंट के नोट्स कहां मिलेंगे? ये जो नोट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ऑनरेबल ICAI ने जो अपने को नोट्स दिए हुए हैं, BOS नॉलेज पोर्टल में जाकर के अपन जो अमेंडमेंट निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अमेंडमेंट आपको मिल जाएंगे। वही अमेंडमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। चलो जी, आते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। पहला चेंज जो आपको आया है नवंबर के अगेंस्ट में, मैं आपको वो बता देता हूं। एक बात, जब आप ये रेफर कर रहे होंगे आपको मेज के जो अमेंडमेंट है वो तो देखने ही देखने होंगे, स्पेशली उन बच्चों को जिन लोगों ने नवंबर 20 दिया होगा और वो किसी भी रीजन की वजह से उसको क्लियर नहीं कर पाए होंगे। तो मे के अमेंडमेंट के अलावा ये एडिशनल अमेंडमेंट्स है जो आप लोगों को देने हैं। यस, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी के अंदर में चेंजेस आए हैं। सैलरी के अंदर में एक नोटिफिकेशन आया है 11/2021, ये आपका एप्लीकेबिलिटी पे आया है। पहले एक प्रोविजन को याद दिला देता हूं, बड़े डीप में जाएंगे और अपना मंत्र बड़ा क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सर आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था जरा याद कीजिए। सैलरी के अंदर में हम लोगों के लिए एक नया प्रोविजन ऐड किया गया था फाइनेंस एक्ट 20 से, जो कहता था अगर एम्प्लॉयर ने किसको दिया, एम्प्लॉई को दिया, क्या दिया, कंट्रीब्यूशन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे कंट्रीब्यूट किया, या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट किया, और एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन, कैसा बेटा, एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन या सिंगल कंट्रीब्यूशन अगर एक्सीड कर जाए 7,50,000 से, सो सच एक्सेस, जितना एक्सेस पोर्शन होगा ये क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये परक्विजिट टैक्सेबल होगा टू एम्प्लॉई।
सो बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड या पेंशन फंड के अंदर में कंट्रीब्यूट किया है, यह कंट्रीब्यूशन अगर एक्सीड हो रहा है किससे बेटा, 7,50,000 रुपीज से, तो जो एक्सेस पोर्शन है, ये एक्सेस पोर्शन क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय एज परक्विजिट। यह अमेंडमेंट आया था। अच्छा, जब यह अमेंडमेंट आया था तो इसमें एक और बात बोली गई थी, जब यह अमेंडमेंट आया था तो इसके अंदर में एक और बात बोली गई थी कि इसके ऊपर का जो अक्रू हो रहा है इंटरेस्ट या डिविडेंड या अदर सम ऑन दैट एक्सेस इज ऑल्सो टैक्सेबल एज परक्विजिट। मतलब एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल है ही, इसके ऊपर का इंटरेस्ट या डिविडेंड या इसी तरीके का कोई भी अमाउंट अगर पे किया जा रहा है तो ये जो एक्सेस के ऊपर का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, डिविडेंड अक्रू हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल के तहत बता देते हैं, मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या किया है बेटा, 10 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट किया है, किसके अंदर में बेटा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर में, बराबर है। सो एम्प्लॉय के हाथ में पर्क कितना टैक्सेबल है, जितना एक्सेस है 7,50,000 से ऊपर, सो 10 लाख माइनस 7,50,000 जो अमाउंट आ रहा है, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। सो चेक कर लो सिंपली, 10 लाख में से जितना 7,50,000 से ऊपर जा रहा होगा, पर्क बोल करके वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो स्ट्रेट अवे यहां पे 2,50,000 विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल परक्विजिट, 2,50,000 विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल परक्विजिट, बराबर है। अब ये जो परक्विजिट है 2,50,000 रुपीज का, इस टैक्सेबल पोर्शन पे का जो रेलेवेंट इंटरेस्ट है या रेलेवेंट प्रोपोर्शनेट डिविडेंड है, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी टैक्स होना चाहिए। ऐसा हमें प्रोविजन ने ऑलरेडी बोल रखा था। अब एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी जरा ये समझना। एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल बहुत सिंपल तरीके से निकल सकता है, 7,50,000 के ऊपर जितना अमाउंट जा रहा है ये टैक्सेबल, पर जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मतलब इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होगा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन भी होगा। याद होगा तो आरपीएफ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा, बट हमें जो इंटरेस्ट टैक्स करना है या डिविडेंड टैक्स करना है वो तो ओनली प्रोपोर्शनेट, जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उतना ही टैक्सेबल करना है। यस और नो, सिर्फ एक्सेस पोर्शन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है हमें तो उतना ही टैक्स करना है। तो अब एक सवाल उठा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल होगी एज परक्विजिट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं था और सीबीडीटी ने बाय नोटिफिकेशन नंबर 11 यही फॉर्मूला आपको दे दिया है, बस इतना ही पॉइंट है। सीबीडीटी ने बाय नोटिफिकेशन यही निकालने का फॉर्मूला दे दिया है और फॉर्मूला कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए आइए देखते हैं, वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, the amount or aggregate amount of any contribution made in the recognized provident fund in NPS referred to in section 80 CCD1 and in approved superannuation fund by employer to the extent it exceeds 7,50,000 would be perquisite by virtue of section 17(2)(7). Consequently, 17(2)(7)(a) provides that annual accretion by way of interest, dividend or other similar nature to the balance of RPF, NPS, approved superannuation fund to the extent it relates to employer contribution, to the extent it relates to employer contribution, which is included in total income of the previous year, computed in prescribed manner, would also be perquisite taxable under the head of salary. Accordingly, the CBDT had via this notification prescribed the following formula to compute the annual accretion by way of interest, dividend or other similar nature to the balance of RPF, NPS, superannuation fund to the extent it relates to the employer contribution in excess of 7,50,000, in excess of 7,50,000। तो जितना contribution आ रहा है in excess of 7,50,000 उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल करना है। क्लियर है प्रभु? अच्छा, अब एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपको दे दिया, टीपी इज इक्वल्स टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इंटू आर। ऐसा एक फॉर्मूला
ऐसा एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए जो बच्चा नवंबर दिसंबर 21 दे रहा है, इनके लिए खुशखबरी ये है कि इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट आप लोग के लिए रेलेवेंट ही नहीं बनेगा। ये वाला पार्ट आप लोग के लिए रेलेवेंट ही नहीं बनेगा। सर क्यों रेलेवेंट नहीं बनेगा? एक मिनट, ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही जानते हैं। ये देखो, खुद पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, ये खुद इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है कि जो बच्चे असेसमेंट ईयर 21-22 के हैं उनके ऊपर ये पर्टिकुलर पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्रोविजन अगर आप पढ़ोगे, ये जो टैक्सेबिलिटी की प्रोविजन है वो प्रीवियस ईयर के जो कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको भी कवर करने की बात करता है। लेकिन ये प्रोविजन ही 1/4/2020 से आई है, तो इसके पहले के जो कंट्रीब्यूशन है ये लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। सो जो बच्चा नवंबर दिसंबर 21 दे रहा है उसको ये पार्ट ऑफ द फॉर्मूला कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद इंस्टीट्यूट ने भी लिख के दिया हुआ है। एट द सेम टाइम कहां से कंसीडर करोगे? जब वो लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले ये पढ़ लो। इट मे बी नोटेड दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला PC1 TP1 into R will not be relevant for previous year 2021 since the first previous year for which this perquisite valuation is applicable. Therefore, this part of the formula may be ignored while computing perquisite for the assessment year 21-22. तो सेकंड पार्ट वाला आपको फॉर्मूला देखना ही नहीं है, चीजें आधी और आसान हो गई, बाकी की आसान मैं हूं ना। अब फॉर्मूला कितना बचता है वो इंटरेस्ट को निकालने का? PC डिवाइडेड बाय 2 मतलब एवरेज इंटू R, बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। इतना इंटरेस्ट सैलरी में ऐड करना है जब सैलरी निकालते रहोगे किसकी? एम्प्लॉय की, राइट। सो एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो ऐड करना ही करना है, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट या डिविडेंड कंपोनेंट है ये भी ऐड करना है। सो मे बी इसके ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिया जा सकता है, क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक एमसीक्यू दिया जा सकता है। क्लियर है? सो चलो आओ देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अब अपने को सिर्फ इतने ही फॉर्मूला पे वर्क करना है एज ऑफ नाउ। टीपी मतलब क्या? टैक्सेबल परक्विजिट। जो भी आपका टैक्सेबल परक्विजिट है वो कितना रहेगा? टैक्सेबल परक्विजिट फॉर द करंट प्रीवियस ईयर। ये कैसे निकाला जाएगा? इंटरेस्ट का जो पोर्शन है टैक्सेबल पोर्शन, वो कैसे निकाला जाएगा? उन्होंने कहा पीसी डिवाइडेड बाय 2, ये है पीसी। अब पीसी क्या है? पीसी इज सिंपली जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं पीसी। बहुत सिंपल शब्दों में, द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू स्पेसिफाइड फंड और द स्कीम फॉर द प्रीवियस ईयर। यानी इसको सीधे शब्दों में लिखना है तो वो क्या हो गया? जो भी आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे? पीसी कहेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन को ये एवरेज करने बोल रहे हैं, एक्सेस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2 करने बोल रहे हैं। तो जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा हमें। यस, सो अगर हमारे एग्जांपल में देखा जाए 2,50,000 एक्सेस कंट्रीब्यूशन था, ये 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें सबसे पहले करना है। सो एक्सेस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। अब आते हैं आर क्या है? आर इज इक्वल्स टू एफ एवीजी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एफ एवरेज भी बोल सकते हो। आर इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। अब ये आई क्या है? आई तो मतलब हमेशा आपने एफएम भी पढ़ा हुआ है। एफएम के अंदर में हम क्या देखते हैं? आई इज ऑलवेज इंटरेस्ट, इट रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट। सो अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द स्पेसिफाइड फंड, राइट। अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट accrued during the current previous year in the fund or the scheme, amount और aggregate amount of income accrued। तो जितना अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट है वो हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। मतलब आप सीधे शब्दों में इसको समझ सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, अब दूसरा एफ एवरेज को पढ़ने से पहले, वो बहुत भारी लगेगा लेकिन मैं उसको जरा सा आसान बना दूं, राइट। मैं उसको जरा सा आसान बना दूं। जितना भी फंड का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2 इज एफ एवरेज। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2 बिकेम्स एफ एवरेज। तो जो भी मेरा लेट्स से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो उसका ओपनिंग बैलेंस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट आया होगा वो, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एफ एवरेज निकल जाएगा। सो व्हाट इज इंटरेस्ट टैक्सेबल या डिविडेंड टैक्सेबल एज परक्विजिट? बहुत सिंपल है, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। पीसी मतलब क्या? पीसी मतलब जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इंटू आप क्या करोगे? आर करोगे। आर कैसे निकलता है?
आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। आई का मतलब क्या, जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसको हम आई बोलते हैं। ये हमेशा प्रॉब्लम में दिया रहेगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इतना सिंपल। डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2, खत्म। सो अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बैलेंसेस टू द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस एग्रीगेट बैलेंस ऑफ द फंड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 2। कई बच्चे सेल्फ पढ़ते वक्त ये डिवाइडेड बाय 2 वाला वर्ड भूल जाएंगे, ऐसी गलती मत कर देना, ऐसी गलती मत कर देना। क्लियर है प्रभु? अच्छा जी सर। साथ ही साथ में फॉर्मूला दिया है तो आगे के लिए भी पढ़ लेते हैं, हालांकि आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है पर आगे के लिए भी पढ़ लेते हैं। PC1 प्लस TP1 इंटू आर। अब ये PC1 क्या है, यहां पे जाके देखोगे तो उन्होंने PC1 भी दिया है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए रेलेवेंट होगा जो मई 22 या नवंबर 22 दे रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर आप इसको कंफ्यूज नहीं करो तो भी चलेगा, स्टिल आप इसको देख सकते हो। क्या बोल रहे हैं वो, PC1 जब हम 20 to 23 के लिए कैलकुलेट करते रहेंगे असेसमेंट ईयर, तो जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन 21-22 में था इसे भी वो कंसिडर करने बोलते हैं, इसे भी वो कंसिडर करने बोलते हैं। अब वो क्यों इसे कंसिडर करने बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना 22-23 में, तो वो उसको भी कंसिडर करने बोलते हैं। सो अगर मैं 22-23 में खड़ा हूं तो इस ईयर के तो कंट्रीब्यूशन मुझे निकालनी ही है, प्लस प्रीवियस ईयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी आया होगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ होगा, तो उसे भी क्या करना है, हमें कंसिडर करना है अक्रूड बेसिस पे। तो PC1 मतलब अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू द स्पेसिफाइड फंड, जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। तो करंट प्रीवियस ईयर के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन, उसके पहले वाले ईयर्स के अंदर में जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ होगा हमें वो कंसिडर करना है, प्लस करंट ईयर कंट्रीब्यूशन करना है फॉर PC1। यस, PC1 करंट ईयर कंट्रीब्यूशन यहां कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन यहां कवर हो जाएगा। सो ये हो गया प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन प्लस TP1। TP1 क्या हो गया, एग्रीगेट टैक्सेबल परक्विजिट। टैक्सेबल परक्विजिट जो हमने एग्रीगेट टैक्सेबल परक्विजिट किया है फॉर अ प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर कमेंसिंग आफ्टर 1/4/2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर इनटू आर। आर निकालने का फॉर्मूला तो बिल्कुल एज इट इज ही है। स्पेसिफाइड फंड और स्कीम मींस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, NPS अंडर CCD सबसेक्शन 1 एंड अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, ये दोनों कंसिडर किया है। सो यहां पे क्लियर कट बोल दिया भैया, फॉर्मूले के इस पार्ट को तो आप बिल्कुल कंसिडर मत करो। सो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग योरसेल्फ, ये वाले पार्ट को कट कर दो, सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो कि इतना इंटरेस्ट हमें सैलरी के साथ टैक्स करना है। यानी जब आप सैलरी कंप्यूट करते रहोगे, कुछ चीजों को ध्यान में रखना, फोकस में रखना। जब आप सैलरी कंप्यूट करते रहोगे, पहली चीज क्या करना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एक्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो तो ऐड करना ही करना है। फिर इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी लिखा होगा, तो आपको इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी भी निकालना होगा और वो सैलरी में ऐड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर। विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर दो बातें और ध्यान रखना, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन दिया है तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का तो डिडक्शन मिलेगा 80C में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फंड, और ओन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहां टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेस के अंदर में टैक्सेबल होता है। इस बात को याद रखना। क्लियर है? अच्छा जी, इस चीज को आसानी से समझने के लिए खुद इंस्टीट्यूट ने ही एक क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएगी। Suppose X Private Limited contributed 8,50,000 during the previous year towards the recognized provident fund on account of A. So employer contribution कितना हुआ, 8,50,000। इधर देखते हैं हम लोग, employer contribution कितना हुआ, employer contribution हुआ 8,50,000। क्लियर? Mr. A made also equivalent contribution. Employee contribution कितना हुआ, 8,50,000। 8 to 16 plus 1 17, टोटल 17 हुआ अब तक। ठीक है? अच्छा जी, द बैलेंस इन इज RPF एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इज 32 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 32 लाख। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट भी इसका पार्ट बना। सो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना हो गया, 344,250। सो क्या मैं कह सकता हूं हमें ओपनिंग बैलेंस मिल गया। सो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो आपको नहीं लगता मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी मिल जाएगा? ये लो, मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी मिल जाएगा। चेक करो, टोटल करो, 32 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 8,50,000 प्लस 3,50,000
44,250. The total here will come to 52,44,250. बराबर है। अब मुझे अगर यही चीज यही मिल गई तो मैं एफ एवरेज यही निकाल सकता हूं क्या? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग वॉज 32 लाख, क्लोजिंग इज 52,44,250 डिवाइडेड बाय 2. एफ एवरेज मेरा यही निकल जाएगा. दिस विल कम टू 42,22,125. ये मेरा एफ एवरेज निकल गया. क्या मेरा आय भी मेरे को यही मिल रहा है? उनने खुद दे के रखा है प्रॉब्लम में 3,44,250. ये मेरा इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर हुआ. अब क्या हम ऑटोमेटिकली आर निकाल सकते हैं? आर कैसे निकलते थे? वापस जाओ, आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज. अब आर क्या हो गया? आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज. आई हुआ 3,44,250 डिवाइडेड बाय एफ एवरेज हुआ 42,22,125. सो टोटल देख लो, 3,44,250 माइनस 42,22,125. प्रभु दिस कम टू 0.08153,477 इस तरीके का कुछ आता है. तो ठीक है, हमें आर तो मिल गया. अब हमें क्या चाहिए? पीसी डिवाइडेड बाय 2 चाहिए. तो जरा पीसी को समझ लेते हैं. पीसी क्या था? इधर आओ. पीसी का क्या मतलब था? जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ है. अब एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना था? प्रॉब्लम में हम लोग देखें तो 8,50,000 था. कितना ऊपर है 7,50,000 से? 1 लाख. सो पीसी आ गया हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, मतलब पीसी आ गया हमारा 50,000. अब परक्विजिट कैसे निकाला जाएगा? परक्विजिट का मतलब इन्होंने नाम क्या देने बोला है परक्विजिट को? टीपी. ठीक है, सो हमारा टीपी टैक्सेबल परक्विजिट कितना आ गया? पीसी इंटू आर, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर. सो ये आ गया 50,000 इंटू 0.08153. सो टैक्सेबल परक्विजिट हो गया 4076.7. राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो तो 4077 मेरा टैक्सेबल परक्विजिट हो गया. ये टैक्सेबल परक्विजिट जब हम सैलरी कंप्यूट करते रहेंगे, एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड करना है, एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड करना है. तो चलो देख लेते हैं ऐसा ही कुछ उनने भी निकाला है क्या. सबसे पहले हमारा आंसर मैच हो गया, दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट 4077 आ गया हमारा राउंड ऑफ करके. ठीक है, अब यहां पे उन्होंने पीसी क्या लिया? एक्सेस कंट्रीब्यूशन 1 लाख आया, दैट इज 8,50,000 माइनस 7,50,000. पीसी निकल गया. आर इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज. आई क्या है? 3,44,250. बराबर. एफ एवरेज क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. हमारे पास ओपनिंग यहां था, क्लोजिंग यहां था. सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यह आ गया 42,22,125. सो बस काम खत्म. यहां पे हमारा आर निकल जाता और आई दैट इज पीसी इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? टैक्सेबल इंटरेस्ट, डिविडेंड और अदर सम निकल जाएगा. क्लियर है? तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. तीनों डिटेल्स प्रॉब्लम के अंदर में हमेशा दी होगी. जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इतना सिंपल होगा. तीनों चीजें हमेशा प्रॉब्लम के अंदर में दी होगी. जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना. बराबर है. और सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूले को तो बिल्कुल मत याद रखना. सेकंड पार्ट वाले फॉर्मूले को तो बिल्कुल मत याद रखना, वो आपके काम का है नहीं. इस साल नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उनके वो बिल्कुल काम का नहीं है. ठीक है प्रभु, इज दैट डन? चेक कर लो. यस सर, इफ इट इज डन. चलिए, बहुत शानदार.
सो अब अगर ध्यान दोगे, जितने भी बच्चे जो नवंबर या दिसंबर 21 दे रहे हैं, आपके लिए सिर्फ एक ही अपडेट दिया गया था, आपके लिए सिर्फ एक ही अपडेट दिया गया था। और दूसरा अपडेट ये है, आपको याद होगा आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है। आधार और पैन को लिंक करने की जो डेट दी गई थी, आधार और पैन को जो लिंक करने की डेट दी गई थी, वो 2019 से एक्सटेंड होते आ रही है। द लास्ट डेट गिवन वॉज 30 सितंबर 2021, मतलब 30 सितंबर 2021 वॉज द लास्ट डेट आधार और पैन को लिंक करने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको भी बढ़ा करके आगे सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो प्लीज इस बारे में आप ना याद रखना, ना टेंशन लेना, लास्ट डेट है, याद रखना। यहां प्रभु आपके अमेंडमेंट्स खत्म हुए फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर 21। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि प्लीज डायरेक्ट एक्सेस की पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसानी से देख ले। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको फटाफट रिवाइज करना है, तो अगर आप फटाफट और क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं, राइट, सो मैंने ऑलरेडी पूरा मैराथन यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। प्लीज मैराथन देख लो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। मैराथन देख लो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा है तो मैंने क्वेश्चनर भी डाला हुआ है, 500 क्वेश्चन करीब रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। तो प्लीज वो क्वेश्चनर डिस्कशन भी देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर क्विक रिवाइज करना है या बुक चाहते हो तो बुक भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो प्लीज आओ जल्दी से चेक कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डन सर, थैंक यू सो मच। आप अपना पूरा ध्यान रखें और हां, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉलो या शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।